बच्चों, स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में कल है वो हमने अध्ययन कर लिया था विद्युत बल रेखाओं और उनके गुणधर्म के बारे में। तो आज है जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये हमारे दो टॉपिक रहेंगे। ये दो टॉपिक करने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले समझना जरूरी है। वो हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ये टॉपिक हमारे को पहले समझना है कि विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है। तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं। किसी क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इस नए विद्युत फ्लक्स है, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो देखो विद्युत फ्लक्स है वो क्या है कि हमें पता है कि कोई भी आवेश है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके चारों तरफ क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र रहता है। उसी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं जिनको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उनको हम बार बार है वो यहाँ पर इतना बड़ा नाम भी नहीं लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे को कुछ ऐसी राशि चाहिए जो इसका हम मापन भी कर सके और साथ साथ में वहां पर उसका कोई भी मात्रक हो वो भी चाहिए हमारे को। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको हम विद्युत फ्लक्स के रूप में वो एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाओं की जो संख्या होती है, जो संख्याएं होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से मान लो है वो 10 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली, तो उसका फ्लक्स कितना हो गया, 10 हो गया। तो जो संख्याएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हम जो भी वहां पर प्रयोग में लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स आपको आसानी से समझ में आना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। बस केवल और केवल क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं फाई सी से, ये फाई ई से हमें वो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को इससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से हम प्रदर्शित करते हैं। ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। और जो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे W से। तो ये ध्यान रखना है कि विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित किससे करते हैं, फाई ई से, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है, फाई ई। और उसका मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर या W। अब ये तो हो गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। अब यहाँ पर देखो एक और बात हम करते हैं यहाँ पर कि किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती है। किसी भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में निरूपित करते हैं। एक हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शुरुआत में पढ़ी थी, क्या थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर बराबर आपका आता था एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये एक अलग परिभाषा है। क्या परिभाषा है कि कोई भी एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है, ये मान लो कोई किसी आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण या कोई भी आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ,
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हम यहाँ पर क्या करते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी परिभाषित करते थे। उसको परिभाषित करने के लिए हम यहाँ पर वो धन परीक्षण आवेश लेकर आते थे और हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित हो जाती थी। अब यहाँ पर हम और तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी भी एकांक क्षेत्रफल, मान लो ये एकांक क्षेत्रफल, इस एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, इस एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है वो ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। दो परिभाषा हो सकती है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एक तो हो गई कि किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और धन परीक्षण आवेश को जब आप अनुपात कर दोगे तो वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। और एक और तरीका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने का कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल से, ये क्षेत्र है, क्षेत्रफल पूरा हुआ, किसी भी एकांक क्षेत्रफल से में से जो भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उसी को, उनकी जो संख्या होगी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, या फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, देखो किसी भी एकांक क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल मान लेते हैं हमारा ds वेक्टर है, से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो देखो विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोल सकते हैं, ये देखो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी फाई ई अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी फाई ई अपॉन हो जाएगा डी एस, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका डी ई वेक्टर के। ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कैसे कैसे कि हमने किसी भी एकांक क्षेत्रफल, तो जो भी एकांक के अंदर आता है ना वो आपका नीचे आ जाएगा, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डी फाई अपॉन डी एस लिख दिया। ये यहाँ पर डी क्यों लगाया, डी है वो मतलब किसी हम एकांक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक छोटे से भाग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस छोटे से भाग में से वो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निकली। इसे देखो यहाँ पर डी ई वेक्टर है ना कि ई वेक्टर है, ठीक है। अगर हमारे को पूरा ई वेक्टर चाहिए, पूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी हमने एकांक एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है ना, उन सबका हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे हमारे को, तो हमारे को क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मिल जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम एक अलग तरीके से भी कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी एकांक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो होगा, इसका एक क्षेत्र है तो क्षेत्रफल होगा, इसी एकांक क्षेत्रफल में से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है गुजरती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये डी फाई अपॉन डी एस कर दिया, और बराबर किसके हो गया, डी ई वेक्टर के हो गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, डी ई वेक्टर बराबर हो गया डी फाई इंटू डी एस। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, यहां से क्या हो गया आपका डी फाई ई बराबर क्या हो गया आपका डी ई डॉट डी एस वेक्टर, ये आ गया ना आपका। तो डी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट है, और हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जब भी यहाँ पर डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर हमारा जाएगा डी फाई ई बराबर आ जाएगा डी ई डी एस कोस थीटा। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है। और विद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसी क्षेत्र में से जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और एकांक क्षेत्रफल में से जो भी विद्युत फ्लक्स गुजरता है, या एकांक क्षेत्रफल में से जो भी वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दोनों में आप अंतर समझना कि इसमें विद्युत फ्लक्स तो हो गया आपका, सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, किसी क्षेत्र में जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसको हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। और किसी भी एकांक क्षेत्रफल में से, कोई भी एकांक क्षेत्रफल है, उस एकांक क्षेत्रफल में से जो भी वहां पर हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो गुजरती है उसको हम बोलते हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला ये जो है और ये है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान में याद रखना है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक हो गया था, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अलग तरीके से एक कैसे निरूपण करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव और विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, पहले इसकी परिभाषा लिख लेता हूं।
और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव वो क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, दो आवेश जो परिमाण, जिनका परिमाण समान, परिमाण समान वे प्रकृति विपरीत है, को अल्पतम दूरी पर रखने से बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ लेते हैं क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से। दो आवेश है जिनका परिमाण क्या है? समान है। दो आवेश है जिनका परिमाण समान है। परिमाण समान होने का मतलब एक प्लस टू क्यू है तो दूसरा भी मतलब टू ही होगा वहां पर। तो परिमाण समान है और प्रकृति क्या है? विपरीत है। मतलब एक आवेश प्लस का होगा तो एक आवेश माइनस का होगा। तो दो परिमाण समान है और प्रकृति जो है उनकी विपरीत है, को अल्पतम दूरी पर, मतलब बिल्कुल अल्पतम दूरी पर रखने पर जो हमारा निकाय बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा आपका? मान लेते हैं ये प्लस क्यू और ये हो गया मान लेते हैं माइनस क्यू। ये दो क्या है? परिमाण में समान है। यहाँ पर दोनों का परिमाण क्या समान है और इन दोनों को अल्पतम दूरी पर रखने पर, तो ये हमने इनको अल्पतम दूरी पर रख दिया और मान लेते हैं इनके मध्य की जो दूरी है वो मान लेते हैं 2a है। 2a क्यों लिया? क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, आगे जो भी हमारे टॉपिक आएंगे उनमें हमारा 2a लेकर जब हम करेंगे इन दोनों के मध्य दूरी तो आसान रहेगा। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे और बोले कि आपको दो विद्युत द्विध्रुव है और उनका परिमाण ये है और उनकी दूरी ये है, तब आप दूरी जो भी दे, आपको मान लो दोनों के मध्य दोनों है 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो आप वहां पर क्या लोगे? 2a बराबर 2 मीटर लोगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि a बराबर हो जाएगा आपका 2/2, ऐसा नहीं करना है। हमने क्या किया है? इसकी पूरी दूरी को कितना लिया है? 2a लिया है। अगर a भी ले सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम a नहीं ले सकते, यहाँ पर a ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारी थोड़ी सी वहां पर अगले टॉपिक आएंगे उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब हार्ड रहेगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं? यहाँ पर दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितने ले लेते हैं? 2a ले लेते हैं, ताकि हमारी अगली जो भी कैलकुलेशन आए वो थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यहाँ पर दो आवेश है जिनकी प्रकृति विपरीत है, परिमाण में समान है, को अल्पतम दूरी पर रख दिया, तो ये पूरा जो निकाय बना है इसी को हम क्या कहते हैं? पूरे निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। नाम से भी पता चल रहा है दो ध्रुव रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पर ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब हमारे को परिभाषा पढ़नी है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? द्विध्रुव पर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पढ़ने से पहले हमारे को एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी तो हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी विद्युत द्विध्रुव की। अब पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है? जो हमने ऊपर जो द्विध्रुव लिया था, द्विध्रुव था ना हमारा, प्लस क्यू, दोनों की दूरी 2a और माइनस क्यू। तो ये जो पूरा द्विध्रुव था, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का परिमाण वे दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हुआ? परिभाषा क्या है? द्विध्रुव था
ये रहा द्विध्रुव हमारा, दो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत है, परिमाण में समान है, कुछ दूरी पर रख दिया हमने, कुछ दूरी पर रख दिया तो वो हमारा जो पूरा एक निकाय बना वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब इसी विद्युत द्विध्रुव में से जो दो आवेश है उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि एक आवेश का परिमाण लोगे, क्योंकि दोनों आवेश है, हमने ऊपर कंडीशन लगा दी कि दोनों का परिमाण क्या होना, समान होना चाहिए, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो, चाहे प्लस क्यू वाले का ले लो चाहे माइनस क्यू वाले का, परिमाण तो समान रहेगा इन दोनों का, क्योंकि ऊपर हमने कंडीशन बना दी कि विद्युत द्विध्रुव कब बनेगा, जब परिमाण में जो आवेश है वो क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण, कोई सा भी एक आवेश ले लो का परिमाण में दोनों के बीच की जो भी दूरी है उसके गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको प्रदर्शित करते हैं हम पी वेक्टर से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और पी वेक्टर आ रहा है इसका मतलब क्या होगी, इसकी कोई ना कोई ये एक सदिश राशि है तो इसको प्रदर्शित करते हैं पी वेक्टर से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या आपकी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि होगी तो उसकी क्या होगी, दिशा होगी ना यहाँ पर। तो जो भी ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी या पी वेक्टर की जो दिशा होगी, पी वेक्टर की दिशा होगी वो सदैव ध्यान रखना ऋणावेश से धनावेश की ओर, पी वेक्टर की दिशा, पी वेक्टर की दिशा क्या रहेगी आपकी, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। और पी वेक्टर है क्या, पी वेक्टर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, दोनों आवेश है, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी है उन दोनों का अगर आप परिमाण और बीच की दूरी को गुणनफल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं, उसको हम प्रदर्शित करते हैं पी वेक्टर से। वेक्टर आ गया मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो किस दिशा होगी, ऋणावेश से धनावेश की। और विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा की साइड में होती है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा की साइड में होती है। प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती है, बाहर लंबवत की ओर निकलती है। और माइनस होता है, माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो किस साइड होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई प्रदर्शित किससे करते हैं, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पी वेक्टर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू, भाई किसी एक आवेश का परिमाण तो क्यू ले लिया, क्यू इंटू दोनों की मध्य की दूरी, दोनों की मध्य की दूरी कितनी है, 2 है, तो ये आ गया हमारा 2a। और ये हमारा आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। अब अगर फॉर्मूला है इसका मतलब हमारे पास में क्या होना चाहिए, मात्रक भी होना चाहिए, विमा भी होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, किसका मात्रक है, पी का, या फिर बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, क्यू, क्यू आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम इनटू ये क्या है, ये क्या है, दूरी है, और दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कूलम इनटू मीटर क्या होता है, इससे द्विध्रुव आघूर्ण का है वो मात्रक होता है। इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा भी देख लेते हैं फटाफट। विमा, विमा क्या होगी बताओ, क्या यहाँ पर कोई द्रव्यमान है, नहीं है, तो क्या होगा m0। क्या यहाँ पर लंबाई है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L0। क्या यहाँ पर समय है, अब देखो समय है, नहीं है, पहले इसको बदल तो लो आप। ये हमारी ऐसा ही मतलब जो मात्रक पत्ती उसमें थोड़ी है गुलाम नहीं आता ना, तो इसको पहले किसमें बदलेंगे, हमें जो आपका एम्पियर और जो समय उसमें बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, हमारे को पता है जो कि I बराबर क्या होता है आपका Q अपॉन T। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। इसका मात्रक कूलम होता है, तो कूलम किसके बराबर होगा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसका मतलब एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड इंटू मीटर। तो क्या यहाँ पर समय नहीं है, समय है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो एम्पियर बच गया, एम्पियर है ऊपर ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1। ये क्या होगी, इसकी विमा, किसकी विमा होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। प्रदर्शित किससे करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी क्या होगी, दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा की साइड होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। और क्यों होती है, क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। तो सीधी सी बात है, धनावेश से क्या होगी, ऋणावेश होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परिभाषा होगी ये, और ये फॉर्मूला, और ये मात्रक, और ये विमा होगी। अब हमें ये पता चल चुका है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो
क्या होता है। अब हम यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। देखो जो भी सदिश वगैरह है, तो सदिश वाला जो चैप्टर है वो आपके 11th क्लास के अंदर है। तो आपको मैंने पहले बोला कि आप है वो 11th क्लास है वो आपका बेस रहेगा 12th का, तो आपको उसको अच्छे से अध्ययन करना है। अगर आपने 11th क्लास का अच्छे से अध्ययन नहीं किया तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो आएगी आपको। आपको पता ही नहीं है कि सदिश क्या होता है, या फिर दो सदिशों को हम कैसे एक परिणामी सदिश निकालते हैं। तो ये आपको 11th क्लास है उसमें अच्छे से पढ़ना चाहिए था, वहां पर चैप्टर है वो कि क्या सदिश वगैरह होते हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं, अभी हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, या इसको हम लिख सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर द्विध्रुव मतलब एक समान कोई भी विद्युत क्षेत्र है। आपको पता है एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, इसके बीच में जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उन सबके मध्य गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उनकी दिशा वो क्या रहनी चाहिए, एक ही दिशा में रहनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हमने पढ़ा है पीछे वाला जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं, इनमें बताओ मेरे को कौन सा होगा। एक ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र बताना है, और एक हमारा ये है, और एक ये है, और एक ये था। तो बताओ इनमें से कौन होगा एक समान विद्युत क्षेत्र, ये या फिर ये कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो परिमाण समान नहीं है, यहाँ पर दिशा समान नहीं है, यहाँ पर भी दिशा परिमाण समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या कर दिया, किसको रख दिया, एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। तो देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको अच्छे से समझना। इस एक समान विद्युत क्षेत्र जिसको हम दे देते हैं भाई ये हमारा ई वेक्टर है, और दिशा इसकी किस साइड में, इस साइड में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं एक द्विध्रुव, और वो द्विध्रुव हम रखते हैं थीटा कोण पर। किस पर रखते हैं, थीटा कोण पर। तो ये एक हमने यहाँ पर रख दिया द्विध्रुव, ये मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू रख दिया और माइनस क्यू। सीधी सी बात है, प्लस माइनस क्यू रखा क्योंकि एक द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव में तो प्लस और माइनस तो होगा ही होगा ना। अब इसको मान लेते हैं हमने रख दिया थीटा कोण पर इस विद्युत क्षेत्र में। अब मैंने आपको है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक गुणधर्म पढ़ाया था, छठा गुणधर्म पढ़ाया था। वो छठा गुणधर्म क्या था कि जो प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण, वो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, या फिर बोल सकते हो जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की होती है, उसी दिशा में प्लस आवेश पर बल लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लस आवेश पर, इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा, आपका बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, बल लगेगा आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में वो बल लगेगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा आपका F, वो किसके बराबर आएगा, क्यू ई के बराबर आ जाएगा। ये पता तो है ना कैसा है, शुरुआत में हमने पढ़ा था E बराबर होता है आपका F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, E वेक्टर इंटू क्यू नॉट। बस यहाँ पर हम ये ले रहे हैं, यहाँ पर क्यू आवेश लिया है इसलिए क्यू आ गया। अब बल हमारे को ये तो पता चल गया कि प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, तो माइनस पर कैसे लगेगा, मैंने माइनस के लिए भी बताया था। माइनस पर कैसे बल लगता है, माइनस पर है वो आपका बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में है वो बल लगेगा। तो माइनस पर जो माइनस आवेश है उस पर जो बल लगेगा वो आपका इस दिशा में लगेगा, और वो बल होगा आपका F वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। ये परिमाण दर्शा देगा भाई माइनस का कारण लग रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र था, इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र था, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, द्विध्रुव रख दिया। अब द्विध्रुव रखते यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू पर ऐसे बल लग रहा है, माइनस क्यू पर ऐसे बल लग रहा है, माइनस क्यू पर ऐसे बल लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस प्रकार से घूमने की कोशिश करेगा ना यहाँ पर भाई। ये जो द्विध्रुव है
ये द्विध्रुव है, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने। अब यहाँ पर इस पर एक पर ऐसा बल लग रहा है, इस पर एक पर ऐसा बल लग रहा है, तो ये वाला बल क्या करेगा, इसको ऐसे आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये वाला जो नीचे वाला बल है वो उसको ऐसे खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से वो क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, इस पर एक बल लग रहा है, तभी तो यहाँ पर एक बल लग रहा है, और वो बल क्या कर रहा है, इसको घूर्णन करवा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो बल है उसको बोलते हैं हम बल आघूर्ण। यहाँ पर जो बल लग रहा है, इस प्रकार से दो बल लग रहे हैं जो विपरीत है, एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, वो बल क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घूर्णन करवाने की कोशिश कर रहे हैं या घूर्णन करवा रहे हैं। तो उसी घूर्णन करवाने के कारण इसको हम जो बल है उसको हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं यहाँ पर ए बी और सी, ये दूरी कितनी होगी, बीच में आपकी दो आवेश है, विद्युत द्विध्रुव है, दोनों के मध्य दूरी कितनी लेंगे, 2a लेंगे, ये होगी आपकी 2a। अब देखो मैं इसको लिख लेता हूं कि भाई यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर देखो, माना एक द्विध्रुव है प्लस माइनस क्यू, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण पर रखा जाता है। तो द्विध्रुव पर विपरीत बल मतलब एक बल ऐसे और एक बल ऐसे, पर विपरीत बल वे क्रिया रेखा विपरीत होने का मतलब क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका कूलाम बल लगता है वो क्या लगता है, जो भी आवेश है उसकी अक्ष रखी है उसी के इस प्रकार से लगता है, जो रेखा है अक्ष है उसी के प्रकार। बल को लगना कैसे चाहिए था, ऐसे लगना चाहिए था, इसको ऐसे नीचे लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो जो क्रिया रेखा है उसके यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्रिया रेखा के विपरीत या क्रिया रेखा से अलग, यहाँ पर अलग लिखेंगे, क्रिया रेखा से अलग बल लगने के कारण यहां एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ, कोई भी एक, माना एक द्विध्रुव है जो प्लस माइनस क्यू एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने, ई वेक्टर में रख दिया, कितने कोण पर रख दिया, थीटा कोण पर रख दिया। तो द्विध्रुव पर एक विपरीत बल लग रहा है, यहाँ पर विक्रिय रेखा से अलग बल लगने के कारण, यहाँ पर देखो क्रिया रेखा से, यहाँ पर ये क्रिया रेखा बल तो ऐसे लगना चाहिए था, और यहाँ पर ऐसे, इसमें ऐसे लगना चाहिए था, इसमें ऐसे लगना चाहिए था, लेकिन बल कुछ क्रिया रेखा से अलग लग रहा है। तो क्रिया रेखा से अलग बल लगने के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो बल आघूर्ण है वो क्या करेगा, इसको घूर्णन गति करवाने की कोशिश करेगा। तो अब हमारे को यहाँ पर निकालना है कि बल आघूर्ण है वो कितना लगेगा, उसका मान कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं बल आघूर्ण निकालेंगे कैसे। तो बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टो से, इसको क्या बोलते हैं, टो। क्या होता है ये, टो, ये टो। तो बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टो से। तो टो बराबर होता है, टो का मतलब बल आघूर्ण का मान कैसे निकालते हैं, बल आघूर्ण का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टो बराबर होता है बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो क्या होगा, बल आघूर्ण कैसे निकलेंगे, बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तब हमारा क्या निकल जाएगा, बल आघूर्ण। तो यहां से देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बल की। तो यहाँ पर बल कितना लग रहा है, देखो बल एक लेना है, बल आपको F बराबर क्या लग रहा है, क्यू ई, प्लस माइनस नहीं लेना है। तो F बराबर आपका बल लग रहा है, बल है वो आपका हो गया क्यू ई, F वेक्टर बराबर हो गया क्यू ई वेक्टर। तो भी बल, जो ये बल आघूर्ण है वो भी क्या है, सदिश राशि है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बल हो गया आपका, बल आपको मिल गया कितना, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, प्लस माइनस आपको लेना नहीं है। फिर क्या चाहिए हमारे को, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। ये जो बल एक ऐसा लग रहा है, ये देखो एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है,
इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमारे को चाहिए, मतलब ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये नहीं चाहिए, ये लंबवत दूरी थोड़ी है, नहीं है ना लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी होगी, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये जो दूरी होगी बिल्कुल सीधी वाली, यही क्या होगी आपकी लंबवत दूरी होगी। तो हमारे को ये लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो ए बी सी, हमने पहले इसको नाम दे दिया था। तो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, ए बी सी से आप देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये देखो थीटा है ना, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा आपका थीटा होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, लाल बट्टा काका से बताओ आप, लाल बट्टा काका से क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लाल बट्टा काका से क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, थीटा ये है, तो लंब ये होगा, मतलब लंब क्या है आपके पास में, एसी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है आपका AB, कर्ण क्या है AB, और ये आपकी जो एसी है वही तो क्या है आपकी लंबवत दूरी है ना, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही तो है। ये देखो बल आपका ऐसे लग रहा है और एक बल आपका इस प्रकार से लग रहा है, तो ये जो आपके बीच की जो ये दोनों, इसको आप ऐसे बढ़ाओगे तो ये दोनों देखो यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों की लंबवत दूरी है ना। इसका मतलब अगर आपको एसी मिल गई तो मतलब आपको क्या मिल गई, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मिल गई। तो हमारे कहने का मतलब क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, साइन थीटा को लिया है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर आ गया एसी अपॉन एबी, और एबी क्या है आपकी, ये देखो एबी क्या है 2 है, तो यहां से एसी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एसी बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो हमारा एसी का मान आ गया, एफ का मान आ गया, तो हम यहां पर रख देते हैं इसको। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, हमने क्या है, देखो हमने क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र था, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा, एक द्विध्रुव रखा, एक द्विध्रुव रख दिया। इस एक द्विध्रुव रखने पर यहाँ पर जैसे ही क्या हुआ, प्लस क्यू पर है वो क्या लगता है, एक बल लगता है। किसके कारण बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, और उसकी दिशा किस साइड में होगी, जिस साइड में विद्युत क्षेत्र होगा। ये मैंने आपको जो पिछले वाला वीडियो था उसके अंदर बताया था कि प्लस पर है वो विद्युत क्षेत्र कारण किस प्रकार से बल लगता है। तो प्लस पर है वो बल है वो लगता है, जो ई वेक्टर पर लगता है वही आपका किस पर बल लगता है, प्लस पर लगता है। और जो माइनस जो आवेश होता है उस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से दो, एक बल है वो इस प्रकार से लग रहा है, एक बल इस प्रकार से लग रहा है, तो ये बल तो इसको इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करेगा, ये बल इसको इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर ये क्या करने लग जाएगा, घूर्णन करने लग जाएगा। और ये जो बल घूर्णन करवा रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। फिर हमने यहाँ पर बल आघूर्ण निकाला, बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टो से। तो यहाँ पर टो बराबर, टो कैसे निकालेंगे हम, टो निकालने के लिए हमारे को चाहिए बल इनटू दोनों बलों के बीच की क्या होनी चाहिए, लंबवत दूरी होनी चाहिए। ये जो इस प्रकार से बल है और इस प्रकार से बल है, इनके बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए। ये दूरी नहीं है, ये दूरी है वो लंबवत नहीं है, ये दूरी है वो आपकी लंबवत है, तो ये दूरी चाहिए। और ये दूरी कौन सी है आपकी, ए सी, ये कौन सी दूरी है आपकी, एसी। इसका मतलब बल तो आपके पास में आ गया, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, एसी होगी। और फिर हमने यहाँ से त्रिभुज ले लिया, और फिर हम यहाँ साइन थीटा निकाले, और फिर हमारे पास में एसी बराबर आ गया 2a साइन थीटा। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, टो बराबर क्या हो जाएगा, टो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बल कितना है आपका क्यू ई वेक्टर, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो टो वेक्टर बराबर q इंटू 2a ई वेक्टर साइन थीटा। अब देखो ये कुछ आपको बड़ा लग रहा है क्या, देखो क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, p वेक्टर बराबर होता है q इंटू 2a, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब मैं q इंटू 2a की जगह लिख सकता हूँ p वेक्टर, तो यहाँ से टो वेक्टर बराबर आ गया आपका p ई वेक्टर साइन थीटा। और जैसे यहाँ पर देखो क्या होगा, हमने सदिश में पढ़ रखा है, जैसे यहाँ पर साइन थीटा हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टो वेक्टर बराबर हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, किसका आ गया, बल आघूर्ण का। या टो बराबर हो जाएगा आपका p ई साइन थीटा। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ इसकी विशेष स्थिति देख लेते हैं, और वो विशेष स्थिति क्या होगी, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब ये इस प्रकार से आपका विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर इस प्रकार से वो द्विध्रुव रखा हुआ था, प्लस क्यू था यहाँ पर, उस पर इस प्रकार से बल लग रहा था, ये आपका थीटा हो गया, ये माइनस था, इस प्रकार से बल लग रहा था आपका।
तो यहाँ पर थीटा 0 होने का मतलब ये जो द्विध्रुव रखा है वो हमने क्या रखा है, इस प्रकार से रखा है। तो अब अगर हम द्विध्रुव इस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पर आप देखो प्लस पर आया, जो आपका बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, माइनस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो क्या कहे, यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ इस प्रकार से गति करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको आगे भी इतनी दूरी से बल से खींच रहे हैं और पीछे भी उतनी बल से खींच रहे हैं, इसका मतलब ये द्विध्रुवीय गति नहीं करेगा। लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो तो बल आघूर्ण लग रहा है वो लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर बल आघूर्ण का कुछ मान आएगा इसका मतलब वो गति तो करेगा। तो यहाँ पर थीटा का मान 0 रखते हैं। तो यहाँ पर देखो टो बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, मतलब साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना हो गया 0, और साइन 0 का मान 0 होते ही ये पूरा टो बराबर क्या आ गया आपके पास में 0। मतलब जब यहाँ पर हमारे पास में जो थीटा होगा वो कितना होगा 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर उस पर जो भी द्विध्रुव है उस पर कोई भी बल आघूर्ण है वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर इसकी ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं अब इसकी। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री, थीटा बराबर हो 90 डिग्री, तो टो बराबर क्या आएगा, देखो पी ई साइन थीटा, और टो बराबर क्या आएगा आपका आ जाएगा पी ई साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 मान होता है 1, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, टो बराबर आ जाएगा पी ई। तीसरी कंडीशन और लेते हैं हम। यदि थीटा बराबर हो 100, थीटा बराबर हो 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 180 डिग्री होगी तो टो बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में पी ई साइन थीटा, और टो बराबर आ जाएगा पी ई साइन 180, और साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान होता है, ध्यान रखना है कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से टो बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 0। तो ये हमने तीन कंडीशन निकाली है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो टो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब इस कंडीशन में जो हमारा द्विध्रुव रहेगा वो क्या रहेगा, अगर थीटा 0 डिग्री है तो हमारा द्विध्रुव ऐसे रहेगा, वो बिल्कुल भी गति नहीं करेगा। मतलब जो इस कंडीशन में हमारा द्विध्रुव रहेगा वो किस अवस्था में रहेगा, संतुलित अवस्था में रहेगा, मतलब कोई भी गति नहीं करेगा। तो संतुलित अवस्था होगी, कब होगी संतुलित अवस्था द्विध्रुव की, थीटा कितना हो 0 डिग्री। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी संतुलित अवस्था प्राप्त करने के लिए थीटा का मान है वो कितना होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र और इसके मध्य। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ जाएगा, हम लिख देंगे थीटा का मान 0 डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं हमने थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो यहाँ पर बल इस प्रकार से लगेगा प्लस पर और माइनस पर बल इस प्रकार से, तो ये तो क्या होगी सबसे वो अधिक है वो क्या होगी, असंतुलित अवस्था होगी। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये क्या होगी आपकी असंतुलित अवस्था, अवस्था। और इसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री का मतलब ये वापस ऐसे घूम गया, तब भी इस पर है वो क्या लगेगा आपका जो बल है वो क्या लगेगा आपका प्लस के पर इस प्रकार से बल लगेगा, माइनस इस प्रकार से बल लग रहा है। तो एक पर तो बल इस प्रकार से लग रहा है, एक पर इस बल, दोनों परिमाण बराबर हो जाएंगे, तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी संतुलित अवस्था आ जाएगी। तो ये भी क्या होगी आपकी संतुलित अवस्था होगी। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें अगर हम थीटा कोण पर क्या रख देंगे, विद्युत द्विध्रुव रख देंगे। पता है हमारे को विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण के प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने पर बनने वाला जो निकाय है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और ये आपका यहाँ पर हो गया। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि हमने निकाला है यहाँ पर तो वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो जो ये यहाँ पर क्योंकि ये एक सदिश है तो इसकी दिशा किस साइड में होगी, तो इसकी जो दिशा होगी ना वो होगी आपकी तल के लंबवत। और इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, इन सदिश की दिशा कैसे निकालते हैं अगर आपको दे रखा हो तो देखो ये आपका ई वेक्टर था और यहाँ पर क्या रखा हुआ था आपका माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ये जो पी वेक्टर की दिशा की साइड में होगी माइनस से प्लस, मतलब पी वेक्टर की दिशा है वो इस साइड में होगी, ई वेक्टर की दिशा इस साइड में। तो ये पी वेक्टर और ये आपका ई वेक्टर। तो जो आपकी टो वेक्टर की दिशा होगी वो किस साइड में होगी, दाहिना हाथ आपको लेना है।
और दक्षिणार्थ को आपको जो ये अंगुलियां है वो पी वेक्टर की दिशा में रखो और ये ई वेक्टर की तरह घुमा दो, तो ये अंगूठा है वो किस दिशा में जा रहा है, आपके नीचे तल में जा रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब जो ये पी वेक्टर और ई वेक्टर का जो ये तल है उसके लंबवत है वो क्या लगेगा, इस प्रकार से लंबवत है वो क्या लगेगा, बल है वो बल आघूर्ण की दिशा होगी यहाँ पर, इस साइड में होगी, ठीक है। तो पी वेक्टर की इस प्रकार से अंगुलियां करोगे, ई वेक्टर की तो घुमाओगे, तो जो ये अंगूठा है ना आपका, ये वाला अंगूठा है वो क्या है, इसके पी वेक्टर और ई वेक्टर के तल के लंबवत है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, टो वेक्टर की दिशा होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि पी वेक्टर और ई वेक्टर के लंबवत तल में बल आघूर्ण की दिशा होती है। तो ये आज है वो हमने पढ़ लिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण।